जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट द्वारा पोस्ट निकाली है उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे थे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने हाई कोर्ट के बारे में सारे फैक्ट्स कवर करे थे। आज हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आज हम कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम सबऑर्डिनेट कोर्स देखेंगे, देन जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, कोर्ट की हिस्ट्री के साथ हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है हाई कोर्ट वाला तो वो पहले कवर करना, उसके बाद ये वीडियो देखना, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर जो है वो रिवाइज ही होंगे जस्ट। तो उसमें अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारा भारत का उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी सीट कहाँ पर, मतलब कहाँ पर बैठता है सुप्रीम कोर्ट, कहाँ पर है बेसिकली। तो न्यू दिल्ली, ठीक है। कहाँ पर है हमारा? न्यू दिल्ली में है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब देखो, क्या कोई और जगह पे भी सुप्रीम कोर्ट बन सकता है? ध्यान से सुनो, बिल्कुल बन सकता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनो, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कोई और सीट भी होनी चाहिए, एट प्रेजेंट तो न्यू दिल्ली है, कोई और जगह भी सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, उसकी एक ब्रांच होनी चाहिए, अगर वो चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट जज जो होते हैं, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो चाहें तो वो बना सकते हैं, उनको प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना होता है। बट प्रेसिडेंट का अप्रूवल ना भी ले तो भी चल जाता है, ये कंपलसरी नहीं है कि प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता, बट उनको लेना चाहिए। अगर नहीं भी ले तो भी काम चल जाता है। एक क्वेश्चन हमने यहीं से कवर कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का जो उच्च न्यायालय है उसकी सीट अभी एट प्रेजेंट कहां पर है? न्यू दिल्ली में। सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर चाहे तो वो कहीं और भी इसकी सीट बना सकते हैं, बट प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना चाहिए। अप्रूवल अगर नहीं भी लिया तो भी काम चल जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। मैंने जब कल आपको हाई कोर्ट के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको वहां पर भी ये चीज़ समझाई थी कि इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है ना, वो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, मतलब एक ही सिंगल जुडिशियल सिस्टम। मतलब कहने का मतलब सबसे नीचे हमारे लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट आ जाते हैं। अगर आप वहाँ पर केस करते हो, ध्यान सुनो, अगर आप कहाँ पर लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट में केस करते हो अपना, अगर वहाँ पर आपकी केस की सुनवाई हो जाती है और आपको वो डिसीजन पसंद नहीं आता तो आप वही केस लेके हाई कोर्ट में जा सकते हो। फिर हाई कोर्ट में आप अपील करते हो, हाई कोर्ट में वो केस लड़ेगा पूरा, उसके बाद सपोज करो वहाँ का डिसीजन तुम्हें पसंद नहीं आता तो तुम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। मतलब ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। इंडिया का जुडिशियल सिस्टम इंटरकनेक्टेड है, ये चीज़ याद रखना। बट यूएसए में, अगर मैं यूएसए की बात करूँ, ध्यान से सुनो, यूएसए में ऐसा सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। यूएसए में दो तरह की जुडिशरी होती है। एक होती है फेडरल जुडिशरी, ध्यान से सुनो, एक होता है फेडरल जुडिशरी, एक होता है स्टेट जुडिशरी। जो भी सेंटर के लॉज होते हैं उनमें फेडरल जुडिशरी डिसीजन लेता है, मतलब सेंटर वाला कोर्ट। और जो सपोज करो स्टेट लॉज होते हैं, उनकी जो प्रोविंसेस हैं उनके जो लॉज हैं उन पे कौन डिसीजन लेता है? स्टेट कोर्ट डिसीजन लेता है। ये वाले केसेस इधर नहीं जाते, ये वाले केसेस इधर नहीं आते। ऐसा इंडिया की जुडिशरी में नहीं होता, इसलिए इंडिया को इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम बोला जाता है। और यूएसए और फेडरल वगैरह जो हैं, यूएसए का जो नेशन है उसको डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर स्टेट लॉज को स्टेट कोर्ट देखता है और जो सेंट्रल लॉज है उनको फेडरल कोर्ट देखता है। उनमें डिफरेंसेस हैं, स्टेट लॉज के केसेस सेंट्रल कोर्ट में नहीं जाते और सेंट्रल कोर्ट के स्टेट कोर्ट में नहीं जाते, ठीक है। ये हायरार्की देख लेना, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया का हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिस, देन उसके नीचे हाई कोर्ट्स आ जाते हैं और हमारे लोअर कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो बेसिकली सिलसिला है ये कब स्टार्ट हुआ? हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इनैगोरेट कब हुआ? उच्च न्यायालय कब इनैगोरेट हुआ? तो आपने ये डेट याद रखनी है कि इनैगोरेट हुआ है 28 जन 1950। तो 28 जनवरी 1950 को हमारा भारत का उच्च न्यायालय जो है वो इनैगोरेट हुआ। ये किसको सक्सीड किया? मतलब इससे पहले हमारा एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया होता था जो 1935 का एक्ट के थ्रू बना था, आई थिंक 1937 में। इसको बोला जाता है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो पहले हमारा फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया होता था, इसी को 28 जनवरी 1950 में क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। बट जब इसको सुप्रीम कोर्ट बनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स थोड़ी ज़्यादा थी इस फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से ध्यान से सुनो कैसे ज़्यादा थी कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया में एक चीज़ नहीं होती थी, मतलब अपील जो हम अपील करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी लोअर कोर्ट का केस में आपको सपोज करो किसी हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी, आपको पसंद नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है ना, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो बट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया में ऐसा नहीं था। वो जो पहले ब्रिटिश टाइम की बात है, तब क्या होता था बेसिकली, एक होती थी ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल। कौन सी होती थी? ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल। जब भी कभी आपको अपील करनी होती थी ना, अगर आपको हाई कोर्ट का डिसीजन पसंद नहीं आया तो आप ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल में जाते थे, ठीक है। तो वो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया में ये चीज़ें नहीं आती थी अपील करना। बट जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बन गया 28 जनवरी 1950, उसने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के भी सारे फीचर्स ले लिए और ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल के भी, इन दोनों को मिला के हमारा क्या बना है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसलिए एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट को हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील बोलते हैं। क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को? हाईएस्ट
कोर्ट ऑफ अपील। अब मैं हाई कोर्ट के साथ कंपेयर करता हूँ। जब मैंने आपको हाई कोर्ट पढ़ाया था, मैंने बोला था हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन अ स्टेट। किसी स्टेट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल पंजाब स्टेट के अंदर जो हाई कोर्ट होगा वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। बट अगर मैं ओवरऑल इंडिया की बात करूं तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो है वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, बाद में रिवाइज भी करवा दूंगा चीज़ें एक बार पढ़ने के बाद। आप जो सभी कंसंट्रेशन से सुनो ये चीज़ें, ठीक है। अब आर्टिकल कौन कौन से जो डील करते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ, देखो आर्टिकल 124 से लेकर 147 कौन से पार्ट में? पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो डील करते हैं किसके साथ? सुप्रीम कोर्ट के साथ। हाई कोर्ट के साथ कौन कौन से आर्टिकल डील करते थे? आर्टिकल 214 से 231, ये कल पढ़ाया था ना, वो पार्ट 6 में था। देखो ये हाई कोर्ट के साथ डील करने वाले आर्टिकल है, हाई कोर्ट के साथ डील। मैंने आपको एक चीज़ समझाई है कि जो पार्ट 5 है ना वो पूरा यूनियन के साथ, मतलब सेंटर के साथ डील करता है। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो गया, चाहे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट, ये सारे किस में आ जाते हैं? पार्ट 5 में आ जाते हैं। पार्ट 6 जो है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ डील करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट में ही हाई कोर्ट आ गया। तो बेसिकली ये याद कर लेना, पार्ट 5 में है क्या? सुप्रीम कोर्ट, और पार्ट 6 में हाई कोर्ट। आर्टिकल 124 और 147 है सुप्रीम कोर्ट के, आर्टिकल 214 से 231 हैं किसके? हाई कोर्ट के। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं यार, पहले के साथ रिलेट कर करके चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं एट प्रेजेंट? देखो एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ सुप्रीम कोर्ट में 31 जजेस हैं। कितने जजेस हैं? 31 जजेस। एक आपको पता है चीफ जस्टिस होते हैं और 30 अदर जजेस हैं बेसिकली हमारे सुप्रीम कोर्ट में। क्या जब हमारा ओरिजिनली 28 जनवरी 1950 को बना था सुप्रीम कोर्ट, क्या उस टाइम भी 31 जजेस थे? नहीं। ओरिजिनली कितनी थी? ओरिजिनली 8 थे, एक चीफ जस्टिस थे और 7 अदर जजेस। और बाद में हमने क्या किया, पार्लियामेंट के पास बेसिकली अथॉरिटी है। पार्लियामेंट क्या कर सकता है? नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज कर सकता है, मतलब उनकी वैकेंसीज इंक्रीज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो टाइम टाइम पे पार्लियामेंट ने क्या है, वैकेंसी जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इंक्रीज करी है। आपने एट प्रेजेंट की देखनी है 31, 1 चीफ जस्टिस है, 30 अदर जजेस, और ओरिजिनली कितनी थी? 8, एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ पर कोई इतना याद करने वाला नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब जजेस की क्या अपॉइंटमेंट? देखो इस स्टोरी को ध्यान से सुनना। जजेस केसेस मैंने पहले भी आपको पढ़ाए थे, हाई कोर्ट वाले केस में भी, यहाँ भी अच्छे से समझाऊंगा। इसको थोड़ा सुन लो, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनना हो यहाँ से बनेगा, अदरवाइज नहीं। देखो पहली बात, अपॉइंट कौन करता है? चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे हमारे प्रेजेंट 50th, देखो एट प्रेजेंट कौन से चीफ जस्टिस हैं? 50th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़। ये भी याद कर लो, DY चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम है, DY का मतलब है यहाँ पे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 50th नंबर के, ठीक है, 50वें। अब इनकी अगर मैं बात करूँ, इनको किसने अपॉइंट करा? इनको अपॉइंट करा है प्रेसिडेंट। तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो एज वेल एज कोई और भी जज हो, इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। जब प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना होता है, ध्यान से सुनो, तो वो क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट कर सकता है। ये मतलब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। अब ध्यान से सुनो, एट प्रेजेंट ये रूल नहीं चल रहा है, जो रूल चल रहा है वो भी बताऊंगा, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई बात वो सुनो पहले। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साहब। और प्रेसिडेंट साहब क्या होते हैं, जब उनको अपॉइंट करना होता है तो वो कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को, ठीक है। अब देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हो गए। अब बाकी जजेस भी, तो ये तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर बाकी 30 जजेस को अपॉइंट करना, फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे? फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी बात करेंगे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से बात करके ये बाकी जजेस को भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो करते हैं हमेशा प्रेसिडेंट हैं, बट जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को बात करेंगे, और जब बाकी जजेस को करना है तो उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब बाकी जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, जब बाकी अदर जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसका नाम लेंगे वही मानना है, या प्रेसिडेंट की अपनी चॉइस है, वो कोई और नाम भी ले सकते हैं एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? अब यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। तो जब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है तो केस चलेगा, तो केस भी कहाँ पर चलेगा? कोर्ट में ही चलेगा। तो डिफरेंट केसेस आते हैं, ठीक है। आप केसेस ध्यान से समझो, आपको ये पूरा समझ आ जाएगा कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है सुप्रीम कोर्ट में। देखो सबसे पहला फर्स्ट जज केस होता है। कब होता है फर्स्ट जज केस? 1982 में, ठीक है, 1982। पहले जज केस में ये बोला जाता है कि जब भी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट होती है तो प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछते हैं, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो नाम लेते हैं वो मानना प्रेसिडेंट के लिए कंपलसरी नहीं है, मतलब कंकरेंस नहीं है, मतलब कंसल्ट करेंगे, कंसल्ट करना इज नॉट कंकरेंस। ये चीज़ कौन बोलते हैं? फर्स्ट जजेस केस में बोली जाती है, ठीक है। अब ऐसा होने लगा तो इश्यू बनने लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंसी में फर्क आ गया। मतलब पार्लियामेंट, मतलब प्रेसिडेंट नाम दे रहे, मतलब पार्लियामेंट नाम दे रही है जजेस का, कौन सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो गए। फिर क्या होता है? सेकंड जज केस आता है, ठीक है। सेकंड जज केस जो है हमारा वो आता है 1993। इसमें ये बोला जाता है
कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट जो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उसको नाम देंगे तो वो उनको नहीं माने, ऐसा नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो नाम दे दिया वही प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। मतलब अब जो है कंसल्टेशन का मतलब होगा कॉन्ग्रेंस, उसी नाम को मानना पड़ेगा। ये सेकंड जज में केस में बोला गया। और एक और चीज बोलेगी कि जो बेसिकली नाम दिया जाएगा वो नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले नहीं देंगे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो और 2 सीनियर मोस्ट जजेस को मिलकर देंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के और 2 सीनियर मोस्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोनों मिलकर जो नाम देंगे वही जो है पर्सन अपॉइंट होगा एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यहां तक ठीक चल रहा था। उसके बाद एक थर्ड जजेस केस और आता है। उसके बाद वापस ये इशू बनता है कि सिर्फ 3 नहीं होने चाहिए, तो थर्ड जजेस केस आता है हमारा 1998 में। इसमें बोला जाता है कि जजेस की अपॉइंटमेंट जब होगी सुप्रीम कोर्ट में तो प्लूरैलिटी होनी चाहिए जजेस की। प्लूरैलिटी होने का मतलब सिर्फ चीफ जस्टिस और 2 जजेस की बात नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट चीफ एक कोलिजियम सिस्टम बना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्लस 4 अदर जजेस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अदर जजेस मिलकर जिस पर्सन का नाम नॉमिनेट करेंगे एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसी को जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करो 2 जजेस भी उल्टा डिसीजन दे देते हैं ना कि इस पर्सन को नहीं अपॉइंट किया जाना चाहिए, तो नहीं किया जाएगा। तो मतलब यहां पर यह बात कही जा रही है कि जब भी आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो एट प्रेजेंट क्या रूल चल रहा है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, बट एक कोलिजियम से पूछेंगे। वो कोलिजियम कौन है? उस कोलिजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। वो जिस पर्सन का नाम दे देंगे एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसी पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, दिस इज क्लियर। सर हमें कुछ समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, वापस रिवाइज जितना पढ़ा अभी तक वहां पे रिवाइज करेंगे, फिर आगे चलेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं। हमने सबसे पहले पढ़ा इंडिया का सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, नीचे लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने बेसिकली सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज पहले यही चलता था। अब हमने क्या करा, 28 जनवरी 1950 को हमने सुप्रीम कोर्ट को इनैगोरेट कर दिया। ठीक है, इसने किसको रिप्लेस किया? एक ब्रिटिश प्राइवेट काउंसिल को, जहां पर अपील्स होती थी, प्लस फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1935 को इसको रिप्लेस कर दिया। आर्टिकल कौन से? 124 से 147 तक। पार्ट कौन सा है? पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट के साथ डील करता है। ठीक है, एट प्रेजेंट 31 जजेस हैं, 30 जो हैं वो अदर जजेस और एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब ओरिजिनली बना था 8 थे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अदर जजेस। जजेस के अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट किसको, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करें तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कंसल्ट करें, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखी। और अगर बाकी जजेस को अपॉइंट करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करें। अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, बेसिकली कंट्रोवर्सी क्या। पहली जजेस केस पे ये बोला गया कि जब प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट कर रहे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वो जो नाम लेंगे उनको मानना इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, सेकंड जज केस में ये बोला गया नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद और 2 पर्सन के साथ मिलकर जो नाम देंगे, मतलब 3 पर्सन, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 अदर जजेस मिलकर जो नाम देंगे वो नाम प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। फिर थर्ड जजेस केस में ये बोला गया कि सिर्फ 2 जजेस नहीं, प्लूरैलिटी ऑफ जजेस होनी चाहिए। कहने का मतलब कोलिजियम सिस्टम होगा, प्रेसिडेंट जो होंगे कोलिजियम से पूछेंगे। कोलिजियम में कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो जिस पर्सन का नाम नॉमिनेट करेंगे तो वही पर्सन जो है अपॉइंट होगा एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो भाई स्टोरी की तरह सुनाया, ये याद रहनी चाहिए। 1-2 बार ये मेरी कहानी सुनो, ये पॉलिटी इसी तरह रटना नहीं है, यहाँ से इधर लिखा हुआ आपके किसी काम का नहीं है। मेरे वर्ड्स दिमाग में बैठो और एग्जाम में क्वेश्चन निकल जाएंगे। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट यू, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे? ऐसे तो देखो ना, ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट में 30 जजेस हैं। ठीक है, तो चीफ जस्टिस कौन बनेंगे? चीफ जस्टिस बनाया जाएगा सीनियर मोस्ट जज। तो ये चीज याद रखना कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। बट ये जो है ना, ये चीज बहुत बार तोड़ी गई। फॉर एग्जाम्पल एक बार ऐसा हुआ था 1973 में, किसी को अपॉइंट किया गया, बट उनसे ऊपर 3 बंदे जो हैं वो ऑलरेडी क्या थे? सीनियर थे। उनसे 3 सीनियर को छोड़ के उनको अपॉइंट किया गया। ठीक है, बट क्या बोला गया सेकंड जज केस में? ये बोला गया, एक रूल बना दिया गया सेकंड जज केस में कि गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी गई, मतलब प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं कि आपको अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने हैं तो वो सीनियर मोस्ट जज ही बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के, आप और किसी पर्सन को नहीं बना सकते। पहले क्या होता था कि 1973 में यही हुआ था कि 3 पर्सन छोड़ के जो छोटा था उसको बना दिया एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और बाद में ये रूल लाया गया कौन सी जजेस केस में? सेकेंड जजेस केस में, कि सीनियर मोस्ट जज को ही आप बनाओगे एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट याद कर लेना। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है जजेस की? देखो मैंने आपको हाई कोर्ट में बताई थी, एक स्मॉल सा डिफरेंस है, वहां पर ही समझाया था कि देखो क्वालिफिकेशन में यह है कि सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए, उसके बाद यहाँ से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही चाहिए, बाकी यहाँ से कोई कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या? वो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए फॉर 5 ईयर्स, तो 5 साल के लिए अगर वो हाई कोर्ट के जज हैं तो काम बन जाएगा, या वो एडवोकेट है हाई कोर्ट में,
10 सालों के लिए तो भी काम बन जाएगा। ध्यान से सुनो, कितने सालों के? 10 साल के। 5 साल के लिए वो हाई कोर्ट के जज हैं। वहां पर क्या था, हाई कोर्ट के केस में सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात हो रही है। यहां पर अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपको 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज होना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन नहीं है तो आप अगर हाई कोर्ट में एडवोकेट हो 10 साल के लिए तो भी काम बन जाएगा। या तीसरी कंडीशन भी है, अगर वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये केस सुप्रीम कोर्ट के लिए स्पेशली है, हाई कोर्ट के लिए नहीं था। अगर आपको प्रेसिडेंट साहब के ओपिनियन में आप एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हैं और आप बन सकते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट के जज, तो आपको भी अपॉइंट किया जा सकता है एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आप मतलब उसके लिए क्वालिफाई कर गए। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद तो आगे डिसीजन तो कोलिजियम वगैरह लेता है कि किस किस को करना है, ये तो आपको मैंने बताया हुआ है। बट जस्ट आपने ये चीज़ याद रखनी है कि क्वालिफिकेशन में सबसे पहली बात सिटीजन इंडिया का होना ही चाहिए, ये तो कंपलसरी स्टेटमेंट है। उसके बाद इन तीनों में से कोई भी एक काम होगा तो काम बन जाएगा। मतलब अगर आप हाई कोर्ट में जज हो 5 सालों के लिए, अगर आप हाई कोर्ट में एडवोकेट हो 10 सालों के लिए, या आप डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो प्रेसिडेंट के आइज में, तो आपको क्या अपॉइंट किया जा सकता है एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब उसके लिए आप क्वालिफाई हो चुके हैं। ठीक है, आगे तो बाकी क्या कंडीशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब ओथ, जैसे हाई कोर्ट के जज अगर अपॉइंट हो रहे हैं तो उनकी ओथ किसके सामने होती है? गवर्नर या कोई पर्सन गवर्नर अपॉइंट करे। इसी तरह अगर सपोज करो सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट होनी है, तो उनकी ओथ जो होनी है, शपथ जो होती है, वो प्रेसिडेंट के सामने होती है या कोई और पर्सन जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे इस पर्पज के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद है। ओथ में क्या बोला जाता है? ओथ में यही होता है कि मैं ट्रू फेथ और एलिगेंस रखूंगा टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करूंगा। उसके बाद मैं फेथफुली अपने एबिलिटी के हिसाब से काम करूंगा और नॉलेज के हिसाब से अपनी जजमेंट को दूंगा, और मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को हमेशा ऊपर रखूंगा। तो ये चीज़ बेसिकली बोली जाती है किसमें? ओथ में। ये आपको याद नहीं रखना है, जस्ट ये याद करो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जब ओथ ली जाती है तो किसके सामने ली जाती है? प्रेसिडेंट के सामने। और हाई कोर्ट के जजेस की ओथ जो ली जाती है वो किसके सामने ली जाती है? गवर्नर के सामने, या कोई और पर्सन वो अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, टर्म ऑफ जजेस, मतलब कितने साल के लिए आप जज रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मेन डिफरेंस मैंने आपको बताया था। सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर है, ठीक है, रिटायरमेंट की एज, और वहां पर कितनी थी? हाई कोर्ट के केस में 62 ईयर। ठीक है, और सपोज करो इसमें कोई भी चेंज करना हो तो वो प्रोवाइड करता है कौन? पार्लियामेंट, एज में चेंज करना। ठीक है, और रिजाइन कर सकते हैं। अगर आपने रिजाइन करना होता है किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो किसको रेजिग्नेशन लेटर लिखेंगे? प्रेसिडेंट को लिखेंगे। वहां पर भी सेम था, हाई कोर्ट के जज भी वहीं लिखते थे। ठीक है, इनको अपने ऑफिस से रिमूव भी किया जा सकता है। ठीक है, रिमूव भी किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन रिमूव करेगा? प्रेसिडेंट को, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। बाकी मैंने आपको सारा बताया कि रिमूवल कैसे होगा। ठीक है, रिमूवल कैसे होगा कि ध्यान से वापस स्टोरी सुनो, वापस बता देता हूँ रिमूवल कैसे होगा। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जा सकता है ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट के द्वारा। बट प्रेसिडेंट ये थोड़ी है कि किसी भी पर्सन को ऐसे ही अपॉइंट, मतलब जो जज है सुप्रीम कोर्ट का उसको ऐसे ही रिमूव करना है, ऐसा नहीं होता है। जज को रिमूव करना इज अ वेरी टिपिकल प्रोसेस। देखो क्या होता है, सबसे पहली बात आपने क्या करना है, सबसे पहली बात आपको देखना है कि 2 कंडीशन होनी चाहिए कि जिसकी वजह से आप रिमूव कर सकते। एक तो मिसबिहेवियर प्रूव करना है पहले आपने। ठीक है, एक कमेटी बनेगी वो प्रूव करेगी कि मिसबिहेवियर हुआ है, प्लस इनकैपेसिटी, मतलब और इनकैपेसिटी, इन दोनों में से कोई भी चीज़ हो तो उनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, अगर आपने रिमूव करना है प्रेसिडेंट को एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट किसी को, तो क्या करेंगे? सबसे पहले पार्लियामेंट में स्टोरी शुरू होते हैं। पार्लियामेंट में लोकसभा में 100 मेंबर और राज्यसभा में 50 मेंबर क्या करें? जाएं कहाँ पर? अपने स्पीकर या चेयरमैन के पास, उनको बोलें कि हमने इस जज को सुप्रीम कोर्ट के रिमूव करना है, इसमें इनकैपेसिटी है या इसमें मिसबिहेवियर करा है। अब स्पीकर क्या करेगा? वो मैं एडमिट कर लेगा जो मतलब उसको प्रपोजल आया तो वो एडमिट कर लेगा। उसके बाद वो एक कमेटी बनाएगा। क्या बनाएगा? एक कमेटी बनाएगा। 3 मेंबर्स की कमेटी होगी। कमेटी में चीफ जस्टिस होंगे या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। मैंने वहां पे भी बताया था। अब ये कमेटी डिसाइड करेगी कि इन दोनों में से कोई पंगा है कि नहीं, मतलब उस पर्सन ने मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी उसमें है कि नहीं। अगर ये कमेटी बोल देती है कि बिल्कुल है, फिर वहां पर वोटिंग होगी, और अगर 3/4 ऑफ द मेजोरिटी के साथ, दोनों में, मतलब लोकसभा में भी 3/4 मेजोरिटी और राज्यसभा में 3/4 मेजोरिटी के साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये चीज़ बोलते हैं कि इन पर्सन को रिमूव किया जाना चाहिए, तभी उस पर्सन को रिमूव किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव नहीं किया गया है, ये चीज़ याद करना, क्योंकि इतना टिपिकल है। एक केस हुआ था कि जिसमें थे एक जस्टिस, क्या नाम था, जस्टिस वी रामास्वामी, 1993 का टाइम है, तो उनके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बैठी थी मिसबिहेवियर के बेसिस में, बट वो इम्पीचमेंट उनकी नहीं हो पाई क्योंकि लोकसभा में 3/4 मेजोरिटी नहीं मिली उनको। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज रिमूव नहीं हुआ। ये फैक्ट आप याद कर सकते हो, क्योंकि प्रोसेस ही इतना टिपिकल है कि रिमूव करना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, एक तो मुझे एमसीक्यू से पढ़ाने की आदत होगी ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है। अभी जब आप ये पढ़ोगे तो एमसीक्यूज के थ्रू बाद में आपको रिवाइज भी करवा दूंगा। अब नेक्स्ट है एक्टिंग चीफ जस्टिस। देखो
प्रेसिडेंट जो है एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को एक एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकते। देखो यार, अगर सपोज करो चीफ जस्टिस की सीट वैकेंट है, ठीक है, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस बनेंगे, या वो टेम्परेरी कहीं छुट्टी में गए हुए हैं, या वो अपनी ड्यूटीज़ किसी और रीज़न की वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर वो अपनी ड्यूटीज़ किसी और रीज़न की वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो भी हमारे पास क्या होगा, तो भी जो कह सकते हैं कि हम उनकी जगह पे एक एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जा रहे हैं। देखो अभी मैं रुक के इसलिए गया कि मैं सोच रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल जब प्रेसिडेंट, ध्यान से ये भी एक फैक्टर बता देता हूँ, अगर सपोज करो भारत के राष्ट्रपति जो हैं उनकी सीट वैकेंट हो जाती है, तो टेम्परेरी कौन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर सपोज करो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट करते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये फैक्ट भी याद कर लेना, ऐसे नॉलेज के लिए बता देता हूँ। तो प्रेसिडेंट जो है वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को एक एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकते हैं अगर ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वैकेंट है, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेम्परेरी एब्सेंट है, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये पॉइंट आप याद रखोगे अबाउट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो सीट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट कहाँ कहाँ है, देखो दिल्ली एट प्रेजेंट सीट है सुप्रीम कोर्ट की। कौन सी जगह है, दिल्ली जो है एट प्रेजेंट सीट है कहाँ की, सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहें तो वो किसी और प्लेस को भी अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं एज द सीट ऑफ क्या सुप्रीम कोर्ट। बट वहाँ पर एक चीज़ है कि उन्हें जब ये डिसीजन लेना है तो वो तभी ले सकते हैं जब अप्रूवल उनको मिलेगा प्रेसिडेंट का, ठीक है। और ये प्रोविजन सिर्फ ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, ये भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ना एक्टिंग चीफ जस्टिस, इसी तरह मैंने जब आपको हाई कोर्ट पढ़ाया था मैंने एक चीज़ बताई थी रिटायर्ड जजेस। कई बार क्या होता है, रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं ना उनको भी बुलाया जा सकता है, किसके द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, कि आप आओ और जजेस का काम देखो, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। बट ये तभी करेंगे जब उन्होंने पहले अप्रूवल लिया होगा, किसका, प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेके ही ये काम हो सकता है रिटायर्ड। इसी तरह क्या होता है, टेम्परेरी जजेस भी अपॉइंट किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिनको बोलते हैं एडहॉक जज। अगर सपोज करो कोई क्वारम मेंटेन नहीं है, मतलब कितने जजेस होने चाहिए किसी सेशन को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के, होता है ऐसे क्वारम 5, 7, 13 ऐसे होता है। अगर सपोज करो उतने जजेस नहीं है तो किसी टेम्परेरी क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, एक हाई कोर्ट के जज को टेम्परेरी बेसिस में सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं, ठीक है। बट उसके लिए भी एक तो उस हाई कोर्ट कंसर्न से बात करनी पड़ेगी जिसके जज आप उठा के ला रहे हो, और दूसरी बात आपको प्रेसिडेंट से प्रीवियस कंसर्न लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो ये तीन चीज़ें याद रखना। एक एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस की सीट वैकेंट है, चीफ जस्टिस टेम्परेरी एब्सेंट है, या वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करें, तो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को आप एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकते हो। सेकंड, रिटायर्ड जजेस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करने के लिए बुला सकते हैं प्रेसिडेंट का कंसेंट लेके। इसी तरह अगर सपोज करो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अभी वैकेंसी चल रही है काफ़ी और केस बहुत ज़्यादा हैं, तो टेम्परेरी कोई हाई कोर्ट का जज किसी एक केस के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करनी पड़ेगी जहां का जज उठा के लाना है, और प्लस किससे बात करनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से प्रीवियस कंसेंट लेना पड़ेगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। देखो मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, मतलब ये आपका यूपीएससी आईएएस लेवल की प्रिपरेशन हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आईएएस में भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो कहाँ से आ जाएगा। तो आप अच्छे से इन चीज़ों को रिवाइज करते चलो, बाद में जब मैं एमसीक्यूज वगैरह पढ़ाऊंगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट, देखो यार मतलब आपके लिए इतना अच्छा आपके लिए इनिशिएटिव है तो आप भी कुछ हमारे लिए कर सकते हो। मैंने कांस्टेबल वगैरह का भी कोर्स स्टार्ट करा हुआ है, बट बहुत कम बच्चे अभी तक जुड़े हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद एडवर्टीजमेंट की कमी है या कुछ ऐसे रीजंस हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि मतलब आप क्या करोगे, जस्ट आपने क्या करना है कि कांस्टेबल जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना उनकी एक दो वीडियोस, अभी कल भी पड़ी है वीडियो, उसको शेयर करो यार। जो आपको लगता है कुछ आपके ग्रुप्स हैं या आपको लगता है बच्चे कांस्टेबल की तैयारी, जस्ट आपने रिकमेंड करना है उनको, बोलना है एक बार वीडियो देखो। ऐसे मतलब वो नहीं करना कि देखो ही देखो काइंड, एक जस्ट उनको बोलना है। बाकी जब वो आएंगे वीडियो में तो यहाँ से जाएंगे नहीं, इतना पता है मुझे। तो आप जस्ट एक बार उनको रिकमेंड कर दो, ठीक है। आप इतना मेरे लिए कर सकते हो, क्योंकि मैं उनके लिए भी अच्छी मेहनत करके बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो कांस्टेबल वगैरह की बच्चे प्रिपरेशन करते हैं ना वो बहुत फार फ्लंग एरिया से आते हैं और फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं और पेड कोर्सेज में फंस जाएंगे बेचारे, इसलिए मैं सोचा था उनको पढ़ाया जाए। तो आप काइंडली उनके साथ शेयर करके देखो। किसी भी चीज़, एक चीज़ लाइफ में याद रखना, अगर कोई एक गलत काम होता है ना, ध्यान से सुनो, एक गलत काम होता है, हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ये बात कहते हैं, 1 मिनट लूंगा आपका, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, अच्छी चीज़ सिखाऊंगा। हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर किसी भी रिलीजन का पर्सन है उसमें ये चीज़ लिखी गई है। फॉर एग्जाम्पल एक क्राइम होता है ना, एक क्राइम होता है, उस क्राइम में फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी को उकसाया, फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए ने बी को बोला कि तू ये क्राइम कर, ठीक है। उसके बाद
ये सी ने यहाँ पर देखा और कुछ नहीं किया उसको बचाने के, इन तीनों को इक्वली मतलब ट्रीट किया जाना चाहिए। ये हमारा बेसिकली रिलीजियस स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि मतलब फॉर एग्जाम्पल इसने क्राइम पर्सन बी ने करा, ठीक है, ए ने इसको उकसाया तो ए को भी इक्वली उतना दंड मिलना चाहिए, मतलब काइंड ऑफ उसको उसके अगेंस्ट भी इतना ही होता है हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग। और सी को भी इक्वली होता है, क्यों? क्योंकि इसने देखा बट इसने उसको बचाने के लिए कुछ नहीं करा। सेम इज द केस विद गुड वर्क। जब आप अच्छा काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को ये बोलते हो कि तुम कहीं पर जाके अच्छी रिलीजियस प्लेस में घूम के आओ, आप पर्सन बी को बोल रहे हो ना कि रिलीजियस प्लेस पे घूम के आओ, और तीसरा एक सी पर्सन है, अगर सपोज करो बी पर्सन थोड़ा गरीब है, उसको फाइनेंशियली हेल्प कर गया, तो इन तीनों को इक्वली बेनिफिट मिलेगा उस रिलीजियस प्लेस में जाने। गया सिर्फ बी है बट ए ने उसको मतलब काइंड ऑफ मोटिवेट करा टुवर्ड्स जाने के लिए, उसको भी इक्वल मिलेगा। और सी जो है जिसने इसकी फाइनेंशियली हेल्प करी, इसको भी इक्वल मिलेगा, और बी को तो मिलेगा ही मिलेगा, वो गया। तो यही चीज़ यहाँ पर है, अगर आप किसी को एक अच्छी जगह पे जोड़ देते हो तो आपको भी इक्वली उसका बेनिफिट मिलेगा। ये चीज़ मेरी याद रखना। और लाइफ इज़ अ सर्कल, सब कुछ घूम के आता है, तो ये चीज़ याद रख सकते हो आप। अब आप बोलोगे सर आपका एडवर्टीजमेंट करने का तरीका ही अलग है, प्रो हो आप इसमें। नहीं यार, मैं आपको रियलिटी एक चीज़ बता रहा हूँ, एक फैक्ट है, ये होता है, और अगर आप करोगे तो आपको एक ना एक दिन लाइफ में इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है, हमने देख लिया पावर्स क्या है सुप्रीम कोर्ट की। देखो सुप्रीम कोर्ट के पास तो बहुत पावर हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सुप्रीम कोर्ट के पावर की, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसे केस हैं जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल दो स्टेट का डिस्प्यूट आपस में, पंजाब और हरियाणा का किसी चीज़ में डिस्प्यूट है, कर्नाटक और तमिलनाडु का वाटर के रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो वो कहाँ पर जाएगा? वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकता है। मतलब सेंटर का किसी स्टेट के साथ डिस्प्यूट है, या दो स्टेट का डिस्प्यूट है, या सेंटर एक तरफ है और दूसरी तरफ 2-3 स्टेट हैं, ये सारे डिस्प्यूट कहां पर जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो, ध्यान से सुनो, कोई भी ऐसा केस है जो इंटरनेशनल लॉ रिलेटेड है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो मतलब ऐसे में सारे गिना नहीं सकता, बहुत सारे, तो बट इतना याद रखो कि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। अब फॉर एग्जाम्पल दो स्टेट का डिस्प्यूट है, तो वो उनके हाई कोर्ट्स में नहीं लड़ा जाएगा, वो कहां पर लड़ा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है, ठीक है। उसके बाद रिट भी है, तो रिट भी इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल आपके फंडामेंटल राइट्स अगर कोई छीन रहा है, अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हुए, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, तो आर्टिकल 32 में कहता है कि आप क्या कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है, चाहे वो हिबस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, क्यू वारंटो है, सर्चरी है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट वो रिट इशू कर सकता है। तो रिट जुरिस्डिक्शन की पावर है। बट हाई कोर्ट रिट भी इशू करता है। हाई कोर्ट दोनों केसेस में इशू कर सकता है, फंडामेंटल राइट हो या कोई भी लीगल राइट हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के केसेस में रिट इशू कर सकता है। ये चीज याद कर लेना। सेकंड, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, मतलब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। अगर आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो पहले देखो, जैसे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया में ये नहीं होता था हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, वो था ब्रिटिश प्राइवेट काउंसिल। मैंने आपको बताया इन दोनों को रिप्लेस करा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर या सिविल मैटर हो गया या क्रिमिनल मैटर। और देखो ये चीज भी याद रखो कि हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड मैटर जो होते हैं वो सारे सुप्रीम कोर्ट में ही डील होते हैं। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप याद कर। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि सपोज करो, कहने की बात यह है कि अगर इलेक्शंस हो रहे हैं, मान लेते हैं इलेक्शंस हो रहे हैं, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो यही करेंगे। जैसे सपोज करो चेयरमैन है यूपीएससी वगैरह के, उनके ऊपर कोई कंडीशन चल रही है कि वो ऐसे हैं, मतलब उनके ऊपर कोई केस चल रहा है, तो वो भी यहाँ पर लड़ा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर प्रेसिडेंट को सलाह चाहिए, मतलब पार्लियामेंट को किसी केस में सुप्रीम कोर्ट की सलाह चाहिए, तो वो भी किसकी ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकता है अंडर आर्टिकल 143। ये चीज याद रखना, आर्टिकल 143 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं। कौन लेते हैं? प्रेसिडेंट या हमारे पार्लियामेंट, हम बोल सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट बेसिकली प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का मुखड़ा ही प्रेसिडेंट है ना। पार्लियामेंट जो है मतलब काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनकी हेल्प से लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, किससे? प्रेसिडेंट से, किसी भी मैटर में, ठीक है। और जब भी एडवाइस देनी हो तो वो एक बेंच होती है, मतलब एटलीस्ट 5 जजेस होने चाहिए। डायरेक्टली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बोलते, 5 जजेस होने चाहिए, ठीक है, और वो अपनी एडवाइस देते हैं। ये चीज याद रख लेना। नेक्स्ट देखो, अब आपने इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, आर्टिकल्स क्या है सुप्रीम कोर्ट के। देखो ये सारे आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे डाल दिए, पीडीएफ में इंक्लूडेड हैं, बट कहने की बात यह है कि क्या ये आपको सारे आर्टिकल याद रखने रहेंगे भी नहीं। आर्टिकल 124 देख लो, इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कैसे इस्टेब्लिश है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होगा, मतलब उसमें कितने मेंबर्स होंगे, ये सारा यहाँ पर लिखा गया। आर्टिकल 124A में नेशनल जुडिशियल एनजीएसी की बात हो रही है। देखो एनजीएसी में ये बोला गया था कि कोलिजियम के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट नहीं किया जाए, बट एक कमीशन होनी चाहिए जिसको बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसको रिजेक्ट कर दिया गया था 3rd जजेस केस में। उसमें ये बोला गया था नहीं, एनजीएसी से नहीं होना चाहिए, जो कोलिजियम बना हुआ है वहीं से जजेस
अपॉइंट करना है। बाकी ये फंक्शन वगैरह हैं, पावर क्या है पार्लियामेंट की, मेक सैलरीज ऑफ जजेस, ये कोई नहीं पूछेगा। ये देख लो 126 124 देख लेना, 24 से देख लेना। देन अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस के लिए कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 126, ये आप याद कर सकते हो। आर्टिकल 143 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल याद कर लेना कि ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं कुछ केसेस के रिलेटेड। इतना भी याद कर लो तो बहुत है। बाकी ये आर्टिकल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लोअर कोर्ट के बारे में अच्छे से पढ़ा दूंगी। आपका हाई कोर्ट का पेपर है तो सुप्रीम कोर्ट का उतना भी डीप नहीं पूछेगा, हाई कोर्ट का और लोअर कोर्ट के बारे में आपको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। बाकी टर्मिनोलॉजीज और हिस्ट्री जो है जम्मू कश्मीर की, इसके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट देन हिस्ट्री आएगी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजीज में, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। और अगर आपको एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट, उसमें जाके जो लेक्चर्स आए वो देख लो, और बाकी जनरल इंग्लिश का पोर्शन है, ये कंप्यूटर के पोर्शन में मैंने पढ़ाया हुआ, उसको कवर करो। करंट अफेयर्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पर डेली करंट अफेयर्स शेयर कर रहा हूँ, बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, मंथली ले आऊंगा, उसमें सारा इंक्लूड नहीं होता। डेली करंट अफेयर्स साथ साथ कवर करते चलो, जो मैंने अभी 10-15 दिन से स्टार्ट कर दिया वो डेली मैं वहां पर अपलोड कर रहा हूँ संडेज छोड़ के, ठीक है। तो वो आप कवर कर लो, बाकी मैं मंथली में कवर करवा दूंगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाओ कमेंट सेक्शन में, रिप्लाई वगैरह किया करो, मुझे भी लगता है कि तुम लोग अच्छे सिंसियरिटी से पढ़ रहे हो, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भूल मत जाना, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, पहले अभी यही काम कर लो। जो जो ग्रुप्स हैं या आपके रिलेशन में हैं जो बच्चे हैं, एटलीस्ट जो फाइनेंशियली वीक बच्चे हैं उनके साथ जरूर शेयर करना। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।